हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट 11th अकाउंटेंसी में आज हम यूनिट नंबर 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम समझने वाले हैं और उन्हें हल करने वाले हैं। बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर में हम सभी को मालूम है 32 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य वाले क्वेश्चन। और ये 32 नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में जो दिए हैं अधिकांश क्वेश्चन उसमें से आते हैं और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम समझ करके हल करेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, उससे आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आप सभी का वेलकम है। चौहान एकेडमी खंडवा में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। बच्चों, हमारी अकाउंटेंसी दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित है, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत क्या बोलता है? तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत में खातों के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। दो खातों पर प्रभाव होता है। व्यापार में जो भी व्यवहार होता है उसका दो खातों के ऊपर प्रभाव होता है। दोनों खातों में लेखा होता है और वो जो व्यवहार होता है एक खाते के डेबिट पक्ष में होता है तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है तो इसमें तीनों बातें आती है सिद्धांत में, मतलब उपरोक्त सभी। फिर ये लेखांकन सिद्धांत हैं। जो लेखांकन के अकाउंटिंग के सिद्धांत है वो कैसे है? लिखित है, अलिखित है, सर्वमान्य है या इच्छानुसार है। तो बच्चों, लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत मतलब एक प्रकार से साइंस, और साइंस सभी को सर्वमान्य होता है, सभी को मान्य करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सर्वमान्य। आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन बैंक होगी और उसमें जो आंसर दिए गए हैं तो उसमें अलिखित दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा सर्वमान्य, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। तीसरा है कि सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब लेखांकन के अलग अलग सिद्धांत हैं। एक एकरूपता का है सिद्धांत है, सारता का सिद्धांत, सतर्कता का सिद्धांत और पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। अब हमारे लिए यहाँ पूछा गया है कि प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति, इसका मतलब प्रतिवर्ष एक जैसी मतलब एक रूपता, क्या बोलेंगे उसको हम? समरूपता भी बोल सकते हैं, एक रूपता भी बोल सकते हैं, जिससे कि प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति को अपनाया जाए। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया गया तो प्रतिवर्ष उसी पद्धति से लेखे रखे जाए। फिर है निम्न में से कौन सा खाता नाम मात्र का खाता होता है? बच्चों, आप लोगों को मालूम है 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। तो यहाँ पर हमारे सामने बैंक खाता, अब मैं सभी खातों को बता दूंगा। बैंक खाता ये कौन सा खाता है? ये वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। फर्नीचर ये ये भी वास्तविक खाता है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति से रिलेटेड खाता, रोकड़ और बैंक से रिलेटेड खाते, ये सब वास्तविक खाते हैं। फिर है मशीनरी, ये भी वास्तविक खाता है ये। ठीक है, अब वेतन खाता ये है नाम मात्र का खाता। वेतन खाता कौन सा है? नाम मात्र। हमारे से यही पूछा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? सी आएगा। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। पूंजी किस खाते के अंतर्गत आती है? अब पूंजी, सबसे पहले तो पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यापार, जब कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजी कहते हैं। अब व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़, संपत्ति, माल लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। ये पूंजी किसके द्वारा लगाई जा रही है? व्यापारी के द्वारा लगाई जा रही है, मालिक के द्वारा लगाई जा रही है, और उस मालिक को रिप्रेजेंट करती है पूंजी। और इसीलिए जो पूंजी है वो किसकी कौन लगा रहा है? व्यक्ति, मतलब एक व्यापारी लगा रहा है, और इसीलिए पूंजी खाते को क्या कहा जाता है? एक व्यक्तिगत खाता माना जाता है। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया?
तो दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लूकास पेसियोली ने किया, जो कि इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। 1494 ईस्वी में किया था उन्होंने। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? अभी आगे आंसर हमारे सामने, सन 1494 में किया गया। अगला है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। अब यहां पर संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पहले तो हम बता दें आपको कि ये समीकरण ही गलत प्रिंट है, क्योंकि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी ये होता है, या फिर संपत्ति ऋण दायित्व बराबर पूंजी होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी, तो ये समीकरण ही उन्होंने गलत प्रिंट किया गया है। तो कई बार बच्चे जैसे क्वेश्चन बैंक से एज इट इज याद कर लेते हैं, तो उसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति बराबर क्या होता है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। या फिर इन्होंने जो दिया है उसको यदि आप करना चाहे तो संपत्ति ऋण, इसको क्या मानेंगे हम? संपत्ति ऋण दायित्व। संपत्तियों में से दायित्व जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगी? पूंजी मिल जाएगी। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी हैं? अभी मैंने बताया था इटली के वेनिस नगर के निवासी हैं, जिन्होंने सन 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हम। आगम की पहचान के आधार क्या है? बच्चों, आगम की जो पहचान होती है, आगम मतलब इनकम, और इनकम किसे कहते हैं? व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो भी माल बेचा जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है जिससे पैसा आता है, उसे हम बोलते हैं आगम मतलब इनकम। अब इनकम के दो आधार होते हैं। इनकम की भाई इसे आय माना जाए या नहीं, तो उसके दो आधार है, एक रोकड़ आधार और दूसरा उपार्जन आधार। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि आगम की पहचान के आधार क्या है? तो आगम की पहचान के आधार एक दिया है रोकड़ का आधार, और यही हमारा आंसर है, एक रोकड़ का आधार। क्योंकि एक और होता है उपार्जन आधार। उपार्जन मतलब कि जैसे आगम उत्पन्न हो गई है, जैसे आपने माल बेच दिया लेकिन उधार बेचा, तो विक्रय। तो विक्रय आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। विक्रय, तो विक्रय दो प्रकार से होगा। एक तो आपने नगद माल बेचा और दूसरा आपने उधार माल बेचा। अब नगद माल बेचा तो ये कहलाएगा रोकड़ आधार। आगम मतलब इनकम, आपको इनकम हो गई, कैश मिल गया, आपने माल बेचा और आपको कैश मिल गया, आपको इनकम हुई, मतलब ये क्या कहलाएगा? रोकड़। कि जब भी आपको नगद प्राप्त होगा तभी आप उसको इनकम मानेंगे। आपको नगद पैसा मिलेगा हाथ में तभी आप इनकम मानेंगे, किसी भी प्रकार से आपको मिलेगा तो आप जब नगद पैसा आया तो रोकड़ इनकम मानेंगे, और इसे कहा जाता है रोकड़ आधार। दूसरा होता है उधार। आपने उधार माल बेचा तो इसे कहा जाता है उपार्जन आधार। उपार्जन आधार का मतलब होता है कि आपने माल बेच दिया लेकिन आपने उधार बेचा, आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन ये पैसा कब मिलने वाला है? आपको 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद मिलेगा। इसका मतलब कि आपने माल बेच दिया तो आपकी आय तो इनकम बन गई, तय हो गई, तो इसे उपार्जन आधार कहा जाता है। तो जो आगम की पहचान के दो आधार होते हैं, एक रोकड़ आधार, दूसरा उपार्जन आधार। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव में 4 में से एक केवल रोकड़ आधार दिया है, और इसलिए हमने उसको माना कि आंसर 1 है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में दिया है चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार खालिस्तान तक चलेगा। भाई चालू व्यापार की अवधारणा, बच्चों लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की मान्यताएं, लेखांकन की अवधारणाएं, उनमें जो चालू व्यापार की अवधारणा ये बोलती है कि व्यापार भविष्य में अनिश्चित चलता रहेगा, मतलब लंबे समय तक चलता रहेगा, और इसीलिए तो व्यापारी स्थायी संपत्ति खरीदता है। आपने मकान बनाया, इसका मतलब कि आप लंबे समय के लिए आप रहने वाले हो उसमें। तो इसी प्रकार से व्यापार आपने शुरू किया और आपने उसमें स्थायी संपत्ति खरीदनी, मशीन खरीदी, भवन खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मतलब आपका जो व्यापार है वो अनिश्चित जीवन काल तक चलने वाला है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित जीवन काल।
व्यापार का जो जीवन काल है वो कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा, उसका कोई निश्चय नहीं है। फिर है प्रत्येक नाम के लिए खालिस्तान होना आवश्यक है। व्यापार में व्यापारी जब भी कोई व्यवहार करता है उस व्यवहार को लेखा पुस्तकों में जब लिखा जाता है तो एक खाते के डेबिट पक्ष में लिखा होता है तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा होता है। मतलब प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है। यदि एक खाते के डेबिट में लिखा है, नाम पक्ष में लिखा है, तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में होगा लिखा। तीसरा है लेखांकन समीकरण खालिस्तान अवधारणा पर आधारित है। भाई लेखांकन समीकरण याद करो, उसमें लेखांकन समीकरण क्या है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। मतलब ये दोहरा लेखा द्विपक्षीय अवधारणा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी अवधारणा है, द्विपक्षीय अवधारणा। मतलब लेखांकन समीकरण में दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक व्यवहार दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। यदि संपत्ति में वृद्धि होगी तो दायित्व में वृद्धि होगी, संपत्ति में कमी होगी तो दायित्व में भी कमी होगी। एक संपत्ति बढ़ेगी या दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी, एक दायित्व बढ़ेगा तो दूसरा दायित्व कम हो जाएगा। द्विपक्षीय अवधारणा, लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। संपत्तियों का योग हमेशा पूंजी व दायित्व के बराबर है। ये जो द्विपक्षीय अवधारणा है या लेखांकन समीकरण के अनुसार संपत्तियां जितनी होगी वो किसके बराबर होगी, तो दायित्व और पूंजी के बराबर होगी। आगे देखेंगे, लेखांकन के खालिस्तान वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देते हैं। व्यापार में जो भी व्यवहार होते हैं वो सब वित्तीय प्रकृति के होते हैं और इन वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देना ये किसका काम है, लेखांकन के सिद्धांतों का काम है। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो वित्तीय व्यवहारों को, मौद्रिक व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग खालिस्तान वर्ष में किया गया, मतलब सन 1494 में किया गया। फिर है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय में पूंजी को दायित्व मानती है। जो पूंजी है वो क्या है, व्यवसाय के लिए एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है वो। क्योंकि लेखांकन अस्तित्व की मान्यता क्या बोलती है कि व्यापार अलग और व्यापारी अलग। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब पैसा उधार देता है तो लेने वाले के लिए वो पैसा दायित्व है। इसी प्रकार से व्यापारी के द्वारा ये पर्सन व्यापारी है, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है वो है व्यापार। अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो पैसा देगा, जैसे मान लो 50,000 रुपए से पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया, तो व्यापारी ने व्यापार में पैसा लगाया पूंजी के रूप में, तो ये भी व्यक्ति है। पृथक अस्तित्व की मान्यता मतलब व्यापार का अपना एक अलग अस्तित्व है, तो ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। इसने इस व्यक्ति को जो पैसा दिया तो इसके लिए, व्यापार के लिए वो जो 50,000 है वो क्या हुआ, लोन हुआ, एक प्रकार से दायित्व हुआ। और ये पूंजी इसीलिए उसके लिए, व्यापार के लिए क्या मानी जाती है, दायित्व मानी जाती है। क्लियर। तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय में पूंजी को दायित्व मानती है। क्लियर हो गया। आगे है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ये हमारे पास समीकरण आ गया। इसी प्रकार से संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1977 में की गई, 1977 में की गई। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़ियां दी गई है हमारे सामने। रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता मतलब ये सिद्धांत ये बोलता है कि भविष्य में होने वाली संभावित हानियों को ध्यान रखा जाए और भविष्य में होने वाले जो संभावित लाभ है उनको नजरअंदाज किया जाए। तो व्यापार में भविष्य में जो भी संभावना है कि भाई जो आपने उधार माल बेचा तो उसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए आज ही कुछ आप व्यवस्था कर लो। आपने मशीन खरीदी, भविष्य में आप मशीन खराब हो सकती है, तो उसके लिए आप आज से ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर लो। तो ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत बोलता है। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत का संबंध इसमें से किससे है, तो रूढ़िवादिता का संबंध किससे है, संभावित हानियों से है। मतलब भविष्य में होने वाली जो संभावित हानियां हैं उसके लिए आज ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा है स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का सिद्धांत बोलता है कि व्यापार में हमेशा एक ही पद्धति का इस्तेमाल किया जाए।
लेखांकन की एक ही पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। आपने इस वर्ष एक पद्धति का इस्तेमाल किया, अगले वर्ष भी आप उसी पद्धति से लेखे रखिए, जिससे कि आप उसकी लेखों की आपस में आप तुलना कर सकें। क्योंकि जैसे हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट की तुलना हम प्रति वर्ष के रिजल्ट की तुलना कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मूल्यांकन की पद्धति एक होती है। यदि मूल्यांकन अलग अलग प्रकार से अलग अलग पद्धतियों से किया जाए तो आप रिजल्ट की तुलना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लेखे, व्यापार के जो लेखे एक ही पद्धति से रखे जाएंगे तो आप उसकी तुलना कर सकते, एक वर्ष के लेखों की तुलना गत वर्ष के लेखों से कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया स्थिरता का सिद्धांत, तुलनात्मक अध्ययन होता है। फिर स्थायी संपत्ति का सिद्धांत, व्यापार में स्थायी संपत्ति क्यों खरीदी जाती है, उसके पीछे का कारण यह है कि व्यवसाय निरंतर भविष्य में चलता रहेगा। मतलब चालू व्यवसाय की जो अवधारणा है उसके आधार पर ही व्यापारी व्यापार में स्थायी संपत्तियां खरीदता है। फिर आगम के व्ययों की तुलना, आगम और व्ययों की जो तुलना होती है वो होती है मिलान अवधारणा। मतलब मिलान अवधारणा के आधार पर ही आगम व्यय की तुलना होती है। एक वित्तीय वर्ष मतलब लेखांकन अवधि की मान्यता। वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब लेखांकन अवधि, लेखांकन अवधि की 12 माह की एक अवधि होगी। फिर है उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा मतलब अभी मैंने बताया था कि लेखों को जो इनकम जो है वो आप किस आधार पर पहचानेंगे, उपार्जन की अवधारणा। यहां पर अब क्या बचा है? पूर्ण प्रकटीकरण, मिलान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर ये आ गया, मिलान का सिद्धांत। उपार्जन की अवधारणा के आधार पर ही आप आय और व्यय की पहचान कर पाते हैं कि ये आय इसी वर्ष की है या अगले वर्ष की है, जो व्यय हुआ है वो इस वर्ष का है या अगले वर्ष का है, ये आप उस आधार पर उसकी पहचान करते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट ये क्या होते हैं? तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के दो पक्ष हैं। तो ये आ गया हमारा 7वां, डेबिट क्रेडिट दोहरा लेखा प्रणाली में एक खाते के दो पक्ष होते हैं। फिर लागत अवधारणा, मतलब लागत अवधारणा का मतलब होता है फिर है संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा। लागत अवधारणा मतलब संपत्तियों का कुल क्रय मूल्य। लागत अवधारणा मतलब संपत्तियों का कुल क्रय मूल्य। मतलब इसके अनुसार, लागत अवधारणा के अनुसार व्यापार में जब भी लेखे रखे जाएंगे तो मान लो आपने जो मशीन खरीदी 50,000 की, तो संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर पुस्तकों में लिखा जाएगा। फिर बाजार मूल्य कुछ भी हो, बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव भले ही होता रहेगा, लेकिन संपत्ति उसके लागत मूल्य पर ही लिखी जाएगी। ये लागत अवधारणा बोलती है। संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा, ये ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत बोलता है। तो ये 9 नंबर आ गया, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत वही आ गया कि संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा होता है। फिर संभावित दायित्व, मतलब संभावित दायित्व एक बच गया हमारा, कौन सा यहां पर बच गया? पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। मतलब पूर्ण प्रकटीकरण के अंतर्गत आप जितने भी दायित्व है उन सभी को प्रकट करेंगे, मतलब कोई भी बात उसमें छुपाई नहीं जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य की तरफ। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है। भाई लेखांकन के जो सिद्धांत है वो अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं। व्यापार करते करते व्यापारियों के जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण होता है। मतलब मानव के जो अनुभव है उन के आधार पर बनते हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, मतलब सही है। लेखांकन प्रमाप, लेखांकन नीतियों में असमानता लाते हैं, ये गलत है। लेखांकन प्रमाप इसीलिए बनाए जाते हैं कि लेखांकन की नीतियों में समानता आए, और ये बोलने की असमानता इसलिए गलत हो गया। लेखांकन प्रमाप मौलिक विवरण होते हैं। मौलिक मतलब बेसिक, और एकदम सही, 100% सही है, बेसिक विवरण होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली बहुत खर्चीली है, ये सही है। प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, बिल्कुल राइट है। आपने यदि किसी व्यवहार को डेबिट किया है तो उसका क्रेडिट होना जरूरी है। दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है, बिल्कुल 100% राइट है, एक साइंटिफिक सिस्टम है।
पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व अभी हमने देखा था कि पृथक अस्तित्व की मान्यता के अनुसार पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होती है। किराया खाता व्यक्तिगत खाता है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि किराया खाता एक नाम मात्र का खाता है, ये व्यय है। ये डूबत ऋण व्यवसाय की हानि है, बिल्कुल सही है। पैसा डूब गया, व्यवसाय के लिए नुकसान है। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखे 2 बार किए जाते हैं, 2 बार किए जाते हैं, इसका मतलब कि डबल एंट्री नहीं होती है। 2 बार का मतलब ये गलत है। 2 बार लेखे नहीं होते हैं, 2 जगह लेखे होते हैं। एक खाते के डेबिट में होता है तो दूसरे खाते के क्रेडिट में होता है। 2 स्थानों पर होता है, 2 बार लेखा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पर आपको ये ट्रू मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा। जो आप क्वेश्चन बैंक यदि किसी बच्चे ने पढ़ी होगी तो उसको यहाँ ट्रू मिलेगा। लेकिन 2 बार लेखा नहीं होता, 2 स्थानों पर लेखा होता है, मतलब 2 खातों में लेखा होता है। एक खाते के डेबिट में तो दूसरे खाते के क्रेडिट में। 2 बार होना मतलब आप 2 बार प्रविष्टि करोगे, वो गलत है। अब चलते हम एक वाक्य की तरफ। तो एक वाक्य में हमारे लिए दिया है एक वाक्य में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यह लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? वे व्यापार के स्वामी को व्यापार से अलग मानना, ये कौन सी अवधारणा है? ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथक अस्तित्व की मान्यता। मान्यता बोलो, अवधारणा बोलो, सिद्धांत बोलो। पृथक अस्तित्व की मान्यता। सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? तो सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की जो अवधि है कितनी होगी? तो अनिश्चित होगी। सतत चालू व्यवसाय की अवधारणा, इसको क्या बोलेंगे? सतत व्यवसाय की अवधारणा भी बोलते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा भी बोलते हैं, निरंतर व्यवसाय की अवधारणा भी बोलते हैं। मतलब व्यवसाय निरंतर भविष्य में चलता रहेगा, तो उसकी उम्र क्या होगी? तो उसकी उम्र अनिश्चित होगी, कोई निश्चित नहीं है। आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है, तो इनकम टैक्स कब लगता है? तो आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, और ये 12 माह की अवधि का होता है। ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? तो दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। द्विपक्षीय मतलब हर एक व्यवहार का लेखा 2 पक्षों में होता है, एक डेबिट में दूसरा क्रेडिट में। लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेन देनों में भेद नहीं किया जाता? लेखांकन के कौन से आधार? मैंने बताया था कि लेखा 2 प्रकार से होता है, एक रोकड़ आधार पर, दूसरा उपार्जन आधार पर। रोकड़ आधार में केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा होता है, नगद व्यवहारों का लेखा होता है। लेकिन उपार्जन आधार में रोकड़ व्यवहारों का भी लेखा होता है और उधार व्यवहारों का भी लेखा होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेन देनों का लेखा होता है? तो यहाँ पर आएगा उपार्जन आधार। उपार्जन आधार। बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक तो हम सभी के पास है, उसके आंसर भी आपको उसमें मिल जाएंगे, लेकिन उनको समझना, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं हर एक जो चीज है, हर एक पॉइंट है, उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, और यदि कुछ बात नहीं समझ में आए तो आप उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये हर एक जो चीज है ये एक्सप्लेन जितनी होगी उतने आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे यहीं पर जो था कि भाई लेखांकन के किस आधार पर, तो 2 आधार है ना, रोकड़ है, उपार्जन है। तो रोकड़ और उधार, नगद और उधार दोनों आधार तो किसमें है? उपार्जन आधार में। फिर किस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता? तो भाई लेखांकन में कौन से व्यवहारों का लेखा होता है? तो लेखांकन में केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है, वित्तीय व्यवहारों का लेखा होता है, गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं होता है। तो कौन सा? मौद्रिक मापन की अवधारणा। लेखांकन के किस सिद्धांत? तो मौद्रिक मापन। कौन सा सिद्धांत? मौद्रिक मापन। मौद्रिक मापन मतलब कि
इसमें लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। फिर है लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1977 में हुई। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे जो यूनिट नंबर 2 इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले। और इन्हें आप जब देखेंगे बार बार तो आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कल हम फिर एक नए यूनिट के साथ में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।